Now allotropic forms of sulfur, that is allotropes of sulfur. सल्फर में भी देखिए दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है, दैट इज क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म ऑफ एलोटॉप्स ऑफ सल्फर। क्रिस्टलाइन में आता है आपका रोम्बिक सल्फर जिसको अल्फा सल्फर भी कहते हैं, ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है सल्फर का। एमॉर्फस में आता है मिल्क सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, दैट इज द गामा सल्फर। क्रिस्टलाइन में दूसरा एक फॉर्म है दैट इज बीटा सल्फर जिसको मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं एंड ये थोड़ा स्लाइटली एज कम्पेयर टू अल्फा कम स्टेबल होता है। सी, अब एक पॉइंट आप याद रखें कि इस क्रिस्टलाइन वाले को तो थरली याद कर लीजिए, एकदम से याद कर लीजिए। एमॉर्फस नहीं भी याद करेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि क्वेश्चंस क्रिस्टलाइन पे ज्यादा आते हैं। मैं आपको ये जो बताती हूँ ये जस्ट ऐसे तुक्का नहीं लगा रहे हैं, ये पीवाईक्यू सॉल्व करने का एक्सपीरियंस है। वंस आप भी सॉल्व कर लीजिए तो आपको पता हो जाएगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं इंपॉर्टेंट है। वैसे तो टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट होते हैं बट जो एनसीईआरटी में दिए हैं उन पे ज्यादा फोकस करें तो ये बेटर होगा। नाउ अल्फा एंड बीटा सल्फर ये भी एक दूसरे में कन्वर्टिबल होते हैं। यहाँ पर भी कंडीशन है दैट अगर 95.6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर अल्फा सल्फर को हीट किया जाए तो वो बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बीटा सल्फर को 95.6 डिग्री सेल्सियस से लेस टेम्परेचर में ट्रीट किया जाए तो अल्फा अल्फा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड 5.6 ये टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं एंड इस टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आती है कौन किस में सॉल्युबल होता है, तो बोथ आर सॉल्युबल इन CH2। CH2 में अल्फा एंड बीटा सल्फर दोनों सॉल्युबल है बट इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये टेम्परेचर जो आपको बताया गया है सेल्सियस में बताया गया है बट आपकी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें केल्विन में दिया हुआ है। एंड मैं आपको केल्विन में भी बता देते हैं। एनसीईआरटी में जो केल्विन में टेम्परेचर है वो आपका है दैट इज 369 केल्विन। एक याद कर लें, दूसरा तो आप कन्वर्जन जानते ही होंगे दैट इज डिग्री सेल्सियस को आप प्लस कर देंगे 273 में तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे एज फिजिक्स का फॉर्मूला है। तो एक आप याद रखें, दूसरा आप इजिली पता कर सकते हैं अगर एग्जाम में चेंज करके दिया। एनसीईआरटी वाला अगर याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, एनसीईआरटी वाला पूछने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। एमोर्फस फॉर्म ऑफ सल्फर, मिल्क सल्फर, प्लास्टिक सल्फर या फिर गामा सल्फर कहिए। ये कोलाइडल सल्फर है एंड एक रिएक्शन दिया हुआ है दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर रेड्यूसिंग एजेंट है ये हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ये HNO3, ये दोनों अगर रिएक्ट करते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, इसमें सल्फर और NO2 गैस रिलीज होता है, वाटर फॉर्म होता है। अब यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर अगर यहाँ पे लिखें, सल्फर का यहाँ होगा -2, यहाँ पे 0, दैट मीन्स ये हो क्या रहा है ऑक्सीडाइज, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है। और यहाँ पर नाइट्रोजन से अगर आप निकालें तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि यहाँ पर ये रेड्यूस हो रहा है नाइट्रोजन, दैट्स वाई ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो ऑक्सीडाइज होता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है। ये आप रेडॉक्स चैप्टर में पढ़े होंगे। नाउ कुछ पॉइंट्स और। पहला पॉइंट है कि डेंसिटी ऑफ अल्फा सल्फर इज मोर देन दैट ऑफ बीटा सल्फर। वैल्यू एनसीईआरटी में मिल जाएगी बट यहाँ पे मैं बताती हूँ वैल्यू की नीड नहीं है, बस ये याद रखें कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है तो अल्फा सल्फर की ज्यादा है। सेकेंड पॉइंट है बोथ आर पकर्ड क्राउन शेप हैविंग द एसेट यूनिट। दोनों का जो शेप होता है वो पकर्ड क्राउन शेप होता है और ये सेट यूनिट होता है। इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं ड्रॉ भी कर देते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर सच लाइक एंड एक कॉर्नर पे इन सारे कॉर्नर्स पे सल्फर है, जहाँ पे रेड साइन है वहाँ पे सल्फर है 3 4 5 6 7 8 एंड ये क्या है पकड़ क्राउन शेप है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि S2 इज पैरामैग्नेटिक सल्फर विच एग्जिस्ट इन वेपर फॉर्म एट हाई टेम्परेचर। सिर्फ एसिड फॉर्म में ही नहीं एग्जिस्ट करता है, S2 फॉर्म में एग्जिस्ट भी करता है हाई टेम्परेचर पे और ये भी O2 की तरफ पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। नाउ S6 इज द चेयर फॉर्म ऑफ सल्फर और X6 S6 भी एक फॉर्म है सल्फर का ही और वो चेयर फॉर्म होता है। इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एंड सभी कॉर्नर्स पे एक सल्फर को डिनोट कर दीजिए दैट इज 3
4, 5, 6. And this is the shared structure. नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर्स की इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे भी इंटर कन्वर्जन होता है। सल्फर 8 को, एसिड को अगर आप हीट करते हैं 95.5 सेल्सियस पे तो एसिड बीटा में कन्वर्ट हो जाता है, ये अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो जाता है 95.5 डिग्री सेल्सियस पे। एंड अगर यही बीटा को आप 119 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो वो लिक्विड सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड 130 टू 200 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीज, एंड अगर मोर देन 200 करेंगे तो विस्कोसिटी ऑफ द सल्फर डिक्रीज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विस्कोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कब करता है। रेंज याद रखें कि 200 से ज़्यादा हो गया तो विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा, 130 से 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो गया तो विस्कोसिटी वहाँ पे लिक्विड की इंक्रीज हो रही है, बट नॉट मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज ऑल अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अल्फा एंड बीटा सल्फर के स्टेबिलिटी से कौन स्टेबल ज़्यादा है कौन कम है, सॉल्युबिलिटी ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज दैट डेंसिटी नहीं, डेंसिटी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर वाला है। एंड ये फॉर्म्स भी याद रखें किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे S2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, S6 में एंड S8 में तो मेनली करता ही है। एंड ये इंटर कन्वर्जन वाला टेम्परेचर वाला भी याद रखें लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। सो दीज आर द पॉइंट्स। इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पूरी अच्छे से समझ में आएगी। एनसीईआरटी के थ्रू आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद देन पीवाईक्यू पे मूव करिए। पीवाईक्यू जब लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि कौन से पॉइंट्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है एंड किस पे कम। सो दैट्स ऑल अबाउट सल्फर एलोट्रॉप्स।